हेलो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं फिर से कहानी का अगला भाग, पार्ट 24, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। उसे बातों में उलझाए रखना, सौरभ ने कहा। उससे कोई सवाल जवाब मत करना, बस दोस्ताना बर्ताव कायम रखना। मैंने सिर हिला दिया। हम हीवन होटल की रिसेप्शन लॉबी में थे। होटल के लैंडलाइन से मैंने सिकंदर को फोन लगाया। कौन जनाब? यह सिकंदर की आवाज नहीं थी। क्या सिकंदर वहां पर है? मैं उसका दोस्त केशव बोल रहा हूं। तुम सिकंदर के दोस्त हो? हाँ। तुम पहलगाम में हो? हाँ। क्या तुम यहां पर आ सकते हो? मून व्यू रिजॉर्ट्स। सिकंदर कहाँ है? यहीं पर है। तुम आ सकते हो? हाँ जरूर। तुम कौन हो? अहमद। जल्दी चले आओ। सौरभ और मैं मून व्यू रिजॉर्ट्स की ओर चल पड़े, जो कि होटल हीवन से 1 किलोमीटर के फासले पर था। पिछली रात हमने इंस्पेक्टर राणा को फोन लगाया था और उन्हें पूरे मामले की इत्तला दे दी थी। तुम लोग फिर से इस केस में उलझ गए और कश्मीर तक भी चले गए। अच्छे दीवाने आशिक हो तुम, राणा ने कहा। लेकिन फिर उन्होंने पूरी कहानी सुनी और हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। वहां से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल आओ। कश्मीर कोई हौज खास नहीं है। और सिकंदर से अकेले में मत मिलो, उन्होंने फोन रखने से पहले कहा। मैंने राणा को फिर से फोन लगाया। हम मून व्यू में उससे मिलने जा रहे हैं, मैंने हाँफते हुए कहा। हम एक ऊंची चढ़ाई चढ़ रहे थे। मैं पहलगाम के लोकल पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर सराफ को पहले ही बता चुका हूँ। जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेंगे। उन्हें हमारे साथ ही वहां चलना चाहिए, मैंने कहा। रिलैक्स, तुम परेशान लग रहे हो। परेशानी तो होगी ही। अहमद नाम के किसी आदमी ने सिकंदर का फोन उठाया था, उसी ने हमें यहाँ बुलाया है। ओह, तो वहां पर दूसरे लोग भी हैं? हाँ। तब तो सराफ को ही वहां पहले पहुंचने दो। तुम वहां अकेले मत जाओ। तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो, तुमने कश्मीर जाने से पहले मुझे बताया भी नहीं। सॉरी सर। हाँ, हम उनका इंतजार करेंगे, मैंने कहा। और सुनो केशव। जी सर। मैंने कहा, मैं उम्मीद कर रहा था कि वे इस केस को सुलझाने की खातिर इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए हमारी तारीफ करेंगे। पुलिस सिकंदर को पकड़ ले तो पहले मुझे बता देना। मीडिया को यह न्यूज मैं ही ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सराफ इसका क्रेडिट ले ले। पके बालों वाले इंस्पेक्टर सराफ पुलिस जीप से निकले, जिसकी उम्र उनसे भी ज्यादा लग रही थी। उनके साथ 2 कांस्टेबल भी थे। सभी सादा कपड़ों में थे ताकि किसी को शक ना हो। सौरभ और मैं उन तीनों से मून व्यू के बाहर एक खाली पार्किंग लॉट में मिले। शांत रहना और ऐसा दिखावा करना कि तुम इस होटल के नॉर्मल गेस्ट हो, इंस्पेक्टर सराफ ने कहा। रिसेप्शन डेस्क पर कोई 30 साल का दाढ़ी वाला एक व्यक्ति बैठा था। मैं केशव हूं। क्या यहाँ पर अहमद नाम का कोई आदमी है? मैं ही अहमद हूं, उसने कहा। मैं यहाँ का मैनेजर हूं। तो तुम ही सिकंदर के दोस्त हो? फिर उसने सादा कपड़ों में पुलिस के लोगों और सौरभ को देखकर कहा, ये सब लोग कौन हैं? ये मेरे दोस्त हैं। सिकंदर कहाँ है? मेरे साथ आओ। हम और अहमद और मैं दूसरे फ्लोर पर एक रूम में गए। बाकी लोग हमसे कुछ कदम की दूरी पर चल रहे थे। मून व्यू के कॉरिडोर में ज्यादा रोशनी नहीं थी और ठंड भी बहुत थी। अहमद ने सबसे आखिर के कमरे में घुसने के लिए मास्टर की का इस्तेमाल किया। उसने पीली सीलिंग लाइट जला दी। सिकंदर बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसका चेहरा खून में लथपथ था। उसकी गन उसके पास थी। ओह! सौरभ की चीख निकल पड़ी। सिकंदर के चेहरे का निचला हिस्सा इतना बिगड़ गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था।
पूरे कमरे में दुर्गंध भर गई थी और सांस लेना दूभर हो गया था। मैं सुन्न हो गया। मुझे लग रहा था जैसे मेरे चारों तरफ चीजें स्लो मोशन में चल रही हैं। इंस्पेक्टर सराफ ने इतने शांत तरीके से सिकंदर की कलाई उठाकर देखी जैसे टीवी का रिमोट उठा रहे हो। डेड, उन्होंने कहा। खुद को मुंह में गोली मार ली। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, अहमद ने कहा। मेरे लिए ये होटल ही रोजी रोटी है। अगर यहाँ पर खुदकुशी की खबर फैल गई तो? इंस्पेक्टर सराफ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने लाश को कब देखा? 3 घंटे पहले हाउसकीपिंग वालों ने यह देखा। मैंने उनसे कहा कि खामोशी बनाए रखें। मैंने उसका फोन ले लिया कि शायद कोई कॉल करे। तुम्हारा फोन तभी आया। वो यहाँ कब आया था? 5 दिन पहले। क्या आप इसकी बॉडी को यहाँ से ले जा सकते हैं या इसकी फैमिली को बता सकते हैं? मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज, अहमद ने कहा। हम पुलिस के ही लोग हैं, इंस्पेक्टर ने अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। अहमद उनके कदमों में गिर पड़ा। मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब। इंस्पेक्टर ने उसे कंधों से पकड़ा और उठा लिया। तुमको मालूम है ये कौन था और क्या करता था? नहीं साहब, अहमद ने कहा। इंस्पेक्टर ने अहमद को तमाचा जड़ दिया। मुझे समझ नहीं आता कि पुलिस वालों को ऐसा क्यों लगता है कि जब चाहे किसी को भी थप्पड़ मार दिया जाए, खास तौर पर तब जब उनके सामने कोई गरीब या कमजोर आदमी हो। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ये टेररिस्ट हैं, फिर भी तुम इन्हें रूम देते हो और पुलिस को खबर नहीं करते। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, हम लोकल लोग करें भी तो क्या? वे लोग यहाँ आते हैं और जब चाहे चले जाते हैं। मना करने पर बंदूक निकाल लेते हैं। हम उन्हें रख लें तो पुलिस और आर्मी के लोग हमें दुत्कारते हैं। हम करें तो क्या करें? हमारे घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे ही सिर पर है। तुम भी इंडिया से नफरत करते हो? नहीं साहब, मेरी तो रोजी रोटी ही इंडियन टूरिस्टों से चलती है। ये आदमी इतने दिनों से यहाँ पर क्या कर रहा था? इंस्पेक्टर ने सिकंदर की ओर इशारा करते हुए कहा। वो हर दिन कुछ घंटों के लिए बाहर जाता था। कभी कभी वो लॉबी में नए लड़कों से मिलता था। नए आतंकवादियों की भर्ती के लिए? मुझे नहीं मालूम साहब। तुम्हें उसके रूम से कुछ मिला? हमने रूम की किसी चीज को हाथ नहीं लगाया है, आप जाकर देख सकते हैं। केशव, सुनो। मेरी आंखें सिकंदर के चेहरे पर जमी हुई थी। कल ही तो मैं इससे बातें कर रहा था। जी इंस्पेक्टर? तुम जिस प्राइम सस्पेक्ट को गिरफ्तार करवाना चाहते थे वो तो मर गया। हाँ, मैंने बोलने की कोशिश करते हुए कहा। सौरभ वॉशरूम की ओर दौड़ा। मुझे उसके उल्टियां करने की आवाज आई। एम्बुलेंस बुलाओ और बॉडी को यहाँ से हटाओ, इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा। फिर दूसरे की ओर मुड़ा और कहा, रूम की जांच करो, देखो कहीं कोई सुसाइड नोट तो नहीं है। मैं रूम में स्टडी चेयर पर बैठ गया। सौरभ की आवाज सुनकर मुझे भी उबकाई आने लगी थी। कांस्टेबल ने तकिया उठाकर और डेस्क की दराज खोलकर देखा। अगर सब लोग बाहर चले जाएं तो मैं अच्छे से जांच कर सकूंगा, कांस्टेबल ने कहा। सौरभ और मैं लॉबी में एक सोफे पर बैठे थे। हम दोनों ही कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इंस्पेक्टर सराफ हमारे सामने थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। आधा घंटे बाद रूम की जांच करने वाला कांस्टेबल नीचे आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये उसकी जेब से मिला है, उसने कहा। इसमें लिखा है हाशिम भाई के लिए। प्लीज इसे तहरीक के मेरे किसी भाई तक पहुंचा देना, वो लोग मुझे लेने आ जाएंगे। इंस्पेक्टर ने लिफाफा खोला। उसमें एक कागज था जिस पर हाथ से एक वेब एड्रेस लिखा था, www.bit.ly/अलविदा तहरीक। ये क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा। ये एक एब्रीविएटेड वेब लिंक है, देखते हैं, सौरभ ने कहा। सौरभ ने होटल के कंप्यूटर में बस वेब एड्रेस लिखा।
उस लिंक से एक YouTube वीडियो खुला जिसमें हम सिकंदर को होटल के उसी रूम में बैठा देख सकते थे। पहले उसने बुदबुदा कर कुछ दुआएं पढ़ी, फिर कैमरे की ओर देखते हुए कहा, हाशिम भाई माफी, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वो लोग एक ऐसे गुनाह के लिए मुझे पुलिस के हाथों में सौंप देंगे जो मैंने किया ही नहीं। मेरी अपनी आपा का खून, अल्लाह कसम ज़ारा आपा मेरे लिए दूसरी माँ जैसी थी। मैंने कुछ नहीं किया है। अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो वो मुझको तब तक टॉर्चर करेगी जब तक मैं उसे ज़ारा आपा ही नहीं, तहरीक के कामकाज के बारे में भी सब कुछ नहीं बता देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप सभी लोगों को खतरे में डालने से तो बेहतर होगा कि मैं खुद अपनी जान ले लूं। मैं एक बड़े काम के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं, जैसा कि आपने मुझे सिखाया है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जब हमारा कश्मीर आखिरकार आजाद होगा तो मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मैं आपसे और तहरीक से मोहब्बत करता हूँ हाशिम भाई। मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं जानता हूँ आप ऐसा करेंगे। ज़ारा आपा, जल्द ही आपसे जन्नत में मुलाकात होगी। आपके जाने के बाद वैसे भी इस धरती पर जिंदा रहने के एक वजह मेरे पास नहीं रह गई थी। सभी को खुदा हाफिज। सिकंदर ने फिर दुआ के कुछ शब्द बुदबुदाए। चंद पलों के बाद उसने गन निकाली और उसकी नली को अपने मुंह में रख ली। आगे क्या होने वाला है यह सोचकर मेरा चेहरा तनाव से भर गया। लेकिन उसने केवल वेव किया और वीडियो वहीं पर रुक गया। जाहिर है उसे रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद इस वीडियो को अपलोड करके उसका लिंक भी क्रिएट करना था। इसके बाद ही वह खुदकुशी कर सकता था। वाह, सौरभ ने वीडियो देखने के बाद कहा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। भाई वाह, अब तो सुसाइड नोट भी हाईटेक हो गए हैं, इंस्पेक्टर सराफ ने कहा। 1 घंटे बाद कांस्टेबल्स और होटल स्टाफ के लोग मिलकर सिकंदर की लाश को पार्किंग लॉट में खड़ी एम्बुलेंस में चढ़ा चुके थे। लाश को मुर्दा घर में ले जाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, केवल इसकी मां को इत्तला दे दो, इंस्पेक्टर ने कहा। एम्बुलेंस के जाने के बाद वे अहमद की ओर मुड़े। ये केवल एक चूहा था जो मर गया। इसमें जांच करने जैसा कुछ नहीं है। अपने होटल की साफ सफाई करवा लो और अगली बार इसके जैसा कोई आए तो हमें खबर कर देना। जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अल्लाह खैर। अहमद होटल में चला गया। सराफ के साथ आए दोनों कांस्टेबल जीप में सवार हो गए। अब पार्किंग लॉट में केवल सराफ, सौरभ और मैं रह गए थे। लगता तो नहीं कि इसी ने अपनी सौतेली बहन को मारा होगा, सराफ ने अपनी ठोड़ी सहलाते हुए कहा। मैंने सिर हिला दिया। ये लोग मरते समय झूठ नहीं बोलते, सराफ ने पुलिस की जीप में बैठते हुए कहा। फिर उन्होंने जीप की खिड़की से सिर बाहर निकाला। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? सराफ ने कहा। जी सर, मैंने कहा। यह तफ्तीश और तहकीकात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इंसान को वही काम करना चाहिए जो वो कर सकता है। भाई कुछ तो बोलो, सौरभ ने कहा। तुम सुबह से एकदम चुप हो। तुमने दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट चेक की या नहीं? मैंने कहा। हमारी बस पहलगाम से श्रीनगर जा रही थी। वो पहाड़ी चक्करदार रास्तों पर बल खाती हुई चल रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कश्मीर के खूबसूरत नज़ारे मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे। मैं बस घर जाना चाहता था। श्रीनगर से रोज दिल्ली के लिए 6 उड़ानें हैं, तो कोई समस्या नहीं होगी, सौरभ ने कहा। हम फिर चुप हो गए। मैं जानता था कि एक इंजीनियर और टीचर के रूप में मैं एक नाकाम इंसान था। अब ज़ारा की हत्या के इस केस की छानबीन में भी मैं नकारा ही साबित हुआ था। शायद इसीलिए ज़ारा ने मुझे छोड़ दिया। उसने समझ लिया था कि मैं एक लूजर हूँ। मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाया था और अब उसके मरने के बाद भी मैं उसके हत्यारे को खोज निकालने में नाकाम ही साबित हो रहा था।
भाई क्या सोच रहे हो? सौरभ ने आधे घंटे बाद कहा। यही कि काश चंदन क्लासेस में अब भी हमारे लिए कोई जॉब हो। मैंने अपने स्वेटर को सूटकेस में रख दिया। तुमने टिकट खरीदे? मैंने कहा। मैंने पैकिंग कर ली है। इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, ना तो निजाम भाई के सिम पर और ना ही वाईफाई से। ठीक है, हम एयरपोर्ट से ही टिकट खरीद लेंगे, मैंने कहा। मैंने देखा कि सौरभ के कपड़े अभी तक अलमारी में ही टंगे हुए थे। ये क्या है? मैंने कहा था तुमसे कि पैकिंग कर लो। सौरभ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अपने सफेद स्वेटर में वो किसी ध्रुवीय भालू जैसा दिखाई दे रहा था। भालू ने अपने पंजे मेरे कंधे पर रखे। पहले ज़ारा और अब सिकंदर। हाँ, ये डराने वाला है, लेकिन इस तरह से यहाँ से भाग जाना, उसने कहा। मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस केस को सुलझा सकता हूँ या मैं जीवन में कोई और काम भी कर सकता हूँ। नॉनसेंस। हम एक और मोर्चे पर नाकाम रहे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हार मान लेंगे। मैंने कंधे उचका दिए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ करने के लिए कोई काम नहीं है। क्यों? हम अभी तक कातिल को नहीं ढूंढ पाए हैं। मैं उससे दूर चला गया और बेड पर जाकर बैठ गया। फिर उसकी तरफ देखे बिना ही मैं बोला, हम नहीं ढूंढ सकते, हम इतने स्मार्ट नहीं हैं। सौरभ मेरे पास आकर बैठ गया। लेकिन हम इस मामले का खुलासा करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम बुरी तरह से गलत थे और हमारी इस गलती से सिकंदर की जान चली गई। क्या? क्या? मैंने उसे धमकाया था कि पुलिस को सारे सबूत दे दूंगा। इसी डर के कारण उसने आत्महत्या कर ली, जबकि उसने ज़ारा को नहीं मारा था। लेकिन वो टेररिस्ट था। इंस्पेक्टर सराफ के शब्दों में केवल एक चूहा। वो ज़ारा का भाई भी था। क्या ज़ारा कभी मुझे इसके लिए माफ करती? और उसकी माँ जो घर पर उसका इंतजार कर रही है? सौरभ ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुझे सच में यही लगा था कि यह सिकंदर ने ही किया है। मुझे लगा मेरे पास इसके सबूत थे। हमारे पास एक थ्योरी थी, मैंने जैसे खुद से बात करते हुए कहा। मुझे भी इस थ्योरी पर कोई शक नहीं था। मैं इस मामले का खुलासा करना चाहता था गोलू, और केवल ज़ारा के लिए ही नहीं, अपने लिए भी। मैं एक बार जीतना चाहता था। मैं हमेशा हारता ही रहा हूं। मैंने गुस्से में अपने सूटकेस को लात मारी। उसकी जिप नहीं लगाई गई थी, वो खुल गया। सूटकेस के ऊपरी फ्लैप में एक पैकेट था जिसमें ज़ारा की सेब से मिली चीजें थी। ये सब? मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। बकवास। हमें क्या लगा था कि हम क्या हैं? होम्स और वॉटसन जैसी कोई देसी जोड़ी? मेरे जैसा लूजर जो एक कोडिंग जॉब तक नहीं हासिल कर सकता, वो इतने पेचीदा मर्डर केस को क्या खाक सॉल्व करेगा? भाई, अपने आप को लूजर बोलना बंद करो। तुमने मुझे कभी कुछ खास हासिल करते देखा? तुम आईआईटी तक पहुंचे हो। वो एक फ्लूक था। इवैल्यूएशन में कोई गलती हो गई होगी, कोई कंप्यूटर एरर। भाई, अब बस करो। हमने एक बेगुनाह को मार डाला। एक टेररिस्ट मरा है। हमने देश का भला किया है। वो बास्टर्ड ज्यादा से ज्यादा लोगों को खून खराबा करना ही तो सिखा रहा था। जो भी हो, लेकिन अब हमारे पास यहाँ करने के लिए क्या है? बेसिक्स पर जाते हैं। ज़ारा के डिजिटल फुटप्रिंट्स की तहकीकात करते हैं। हमने उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट को ध्यान से नहीं देखा है। वहां पर कुछ नहीं है। उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हर लड़की जैसी ही थी। फिर भी हमें एक बार उसे पूरा देखना चाहिए, आज जो कुछ हम जानते हैं उस नजरिए से। इसके अलावा ज़ारा की सेब से मिली चीजों में से हमें कोकीन और बुलेट में ही उलझ कर रह गए, लेकिन बाकी की चीजों के बारे में क्या? जैसे कि ये प्रेगनेंसी किट्स। सौरभ ने ज़ारा की सेब से मिली चीजों का पैकेट खोलते हुए कहा। वो बास्टर्ड रघु और ज़ारा बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्स कर रहे होंगे, और क्या? सौरभ ने मेरी तरफ देखा। भाई, अपने आप पर काबू रखो। अब वो मर चुकी है। तुम उसको प्यार करते थे। सॉरी।
मैंने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन मैं बहुत तनाव में हूँ। और इन इयररिंग्स के बारे में क्या? हमने तो अभी तक इनके बारे में बात ही नहीं की। बहुत महंगी लगती हैं। मैंने इयररिंग्स अपनी हथेली पर रख ली। वो सोने की थी और उनमें 10 रुपए के सिक्के जितना बड़ा पेंडेंट था। इन पेंडेंट्स में हीरे जवाहरात जड़े थे और सुबह की रोशनी में वे जगमगा रहे थे। निजाम ने दरवाजे पर दस्तक दी। जनाब, मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ? जी निजाम भाई, सौरभ ने कहा और प्रेगनेंसी किट्स को फौरन एक तकिए से छुपा दिया। मैं बस इतना ही बताने आया था कि अब इंटरनेट फिर से चालू हो गया है। कल हुए पथराव के बाद सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया था। क्या कल फिर से पथराव हुआ था? मैंने कहा। अरे जनाब, कुछ मत पूछिए। मैं तो इस सब से थक चुका हूँ। गए हफ्ते आर्मी ने 2 बेगुनाह लड़कों को पकड़ लिया था। लोग इसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन ऐसी खबरों से यहाँ पर टूरिस्ट आना बंद कर देते हैं और हमारी रोजी रोटी के लाले पड़ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मैंने कहा। खैर, राहत की बात है कि अब इंटरनेट चालू हो गया है। निजाम की नजर इयररिंग्स पर पड़ी। माशाल्लाह, उसने कहा, कितनी खूबसूरत झुमकियां हैं। ये आप भाभी के लिए लेके जा रहे हैं? भाभी अब मर चुकी हैं, मैं कहने वाला था, लेकिन जवाब में केवल मुस्कुरा भर दिया। ये कश्मीरी झुमकियां हैं ना? बिल्कुल, 100% कश्मीरी चीज है, निजाम ने कहा और फिर हाथ बढ़ाते हुए बोला, क्या मैं देख सकता हूँ? वो बेड पर मेरे पास बैठ गया और इयररिंग्स का करीब से मुआयना करने लगा। क्या कमाल का काम है। ये तो बहुत ही महंगी होंगी। केवल कश्मीर में ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं। ये हमारे एक दोस्त की हैं, सौरभ ने कहा। हमें ऐसी ही एक और जोड़ी बनवानी है। कोई आइडिया है कहाँ मिलेगी? आजकल तो कोई भी ज्वेलर हूबहू ऐसा ही बना देता है, लेकिन अगर आपको असल चीज चाहिए तो वो केवल श्रीनगर की कुछ खास दुकानों पर ही मिल सकती है। जैसे कि? सौरभ ने कहा। मैं आपको लोकल ज्वेलर्स की एक पूरी लिस्ट दे सकता हूँ। आप वहां जाकर बस इतना बोल देना कि शिकारे वाले निजाम भाई ने भेजा है, तब वो आपकी बहुत दिल से खिदमत करेंगे। शुक्रिया, मैंने कहा। तो फिर पथराव का क्या हुआ? सौरभ ने निजाम का ध्यान इयररिंग्स से हटाने के लिए विषय बदलते हुए कहा। आर्मी ने पलटवार किया, जिसके बारे में वे कहते हैं कि उन्होंने अपने बचाव में कार्रवाई की, हमेशा की तरह। उन्होंने जवाब में पैलेट गन्स चलाई। कुछ बच्चों को कान में छर्रे लगे, वो बहरे हो सकते हैं। इससे चीजें और खराब ही हुई। लोग आर्मी से और नाराज हो जाते हैं। आर्मी इंटरनेट बंद करवा देती है। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहता है। या खुदा, ये सब कब खत्म होगा? आज रात डिनर में क्या पकेगा? मैंने अपने नो पॉलिटिक्स नियम को याद करते हुए कहा। लेकिन निजाम अब रुकने को तैयार नहीं था। पूरा हिंदुस्तान अमन चैन से जी रहा है, तो हम ही क्यों नहीं ऐसे जी सकते? कोई तो रास्ता होना चाहिए केशव भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कोई रास्ता खोजा जा सकता है। वैसे क्या आप हमें कल तक वो ज्वेलरी की दुकानों के नाम बता देंगे? ओह, निजाम ने हैरानी से कहा, जैसे कि कहाँ कश्मीर और कहाँ झुमकियां, और जैसे कि हम कश्मीर समस्या का हल खोज निकालने के एकदम करीब ही पहुंच चुके थे। मैं आज रात को ही आपको बता दे दूंगा। अब मुझे रसोई घर में जाकर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। आज हम स्पेशल बिरयानी पका रहे हैं। निजाम मुझे इयररिंग्स लौटा कर चला गया। सौरभ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। क्या? मैंने कहा। इंटरनेट चालू हो गया है, कहो तो अगली फ्लाइट बुक कर दूं? अभी रुको। क्यों? मेरे ख्याल से हमें एक बार कुछ ज्वेलरी शॉप्स पर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन क्यों? मेरी भाभी के लिए एक जोड़ी झुमकियां खरीदने? मैंने कहा और आंख मार दी। यू मीन टिंडर वाली भाभी? हम दोनों हंस दिए। कुछ समय बाद पहली बार, बहुत समय बाद पहली बार। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आगे के सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।